अमृता एक अमीर औरत है जो कि अपने हॉल में बैठी है एक बड़ा हीटर चलाकर। लेकिन इनके घर के हालात कैसे हैं ये जानने के लिए तो आपको आगे स्टोरी में चलना होगा। तो यहाँ उनके पास उनकी बेटी आती है जिसने बहुत ही फटे पुराने कपड़े, एक पुरानी सी स्वेटर पहनी है। माँ, आप यहाँ बैठी हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। माँ देखिए ना, मेरी स्वेटर कितनी पुरानी है, इसके बाजू भी नहीं और इसके बटन देखें मैंने अलग अलग कलर के लगाए हैं। माँ एक नई तो स्वेटर दिला दो ना, बहुत ठंड लगती है। अरे स्वेटर को क्या करेगी, नई स्वेटर पहन के तू काम कैसे करेगी? ये ठीक है ना, बाजू भी नहीं है, ठंडे पानी में काम करेगी तो बाजू गीले हो जाएंगे और ठंड लगेगी। ये स्वेटर ठीक है और बटन पुराने अलग अलग हैं तो फिर क्या हुआ, घर में ही तो तू रहती है, तुझे किसने देखना है? बस नंदिनी अपनी माँ से अभी स्वेटर की बात कर ही रही थी कि उसका छोटा भाई राहुल वहाँ आता है। अरे माँ, वो मैं दोस्तों के साथ ज़रा पार्टी करने जा रहा हूँ तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। कल हम लोग शिमला जाएंगे तो कुछ नए कपड़े भी मुझे चाहिए और कुछ पैसे भी। तो माँ ज़रा थोड़े से मुझे पैसे दे दो जल्दी से। अरे राहुल, कल ही तुमने माँ से 5,000 लिए थे, आज तुम फिर से पैसे मांग रहे हो और तुम्हारे पास तो इतने ज़्यादा नए कपड़े हैं। आज भी तुमने नया ड्रेस पहना है तो तुम्हें और ज़्यादा पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है? अरे नंदनी, वो पैसे मुझसे मांग रहा है, तुझे इसमें क्या दिक्कत है? वो लड़का है, बाहर आता जाता है, पैसों की उसे ज़रूरत पड़ती है, दोस्तों के साथ घूमता है, नए कपड़े चाहिए। तुझे दुनियादारी का क्या पता, तू तो हर वक्त बस घर में पड़ी रहती है, तुझे क्या पता? माँ मैं घर में रहती हूँ लेकिन सही गलत का फैसला तो करना जानती हूँ। माँ भाई बहुत फजूल खर्ची करने लगा है, इस तरह से तो छोटा है, इसकी आदतें भी ख़राब हो रही हैं। मैं सिर्फ इसको समझाने के लिए ऐसा ही बोल रही हूँ। दीदी, तुम ना ये अपना ज्ञान अपने पास रखो। देखो तुम लड़की हो, तुम्हें क्या पता बाहर की दुनिया। हम बाहर जाते हैं, हमें पता है लड़कियों का क्या होता है, बस घर पड़ी रहती हैं और हर वक्त घर के काम करती हैं। उन्हें क्या पैसों की ज़रूरत और नए कपड़ों की, तुम नहीं समझ सकती। माँ ज़रा मुझे जल्दी से 15,000 रुपये दे दो ना। अरे हाँ हाँ, मैं अपने बेटे को 15,000 दे देती हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? तू बाहर जाता है, तुझे मुझे पता है पैसों की ज़रूरत है। ये तो लड़की है, घर पड़ी रहती है, बस काम काज करे, यही इसकी ज़िंदगी है। इस तरह राहुल पैसे लेकर चला जाता है और नंदिनी उदास मन लिए अपने कमरे में बैठ जाती है। अमीर लोगों के घरों में बेटियों की ये हैसियत होती है। ऐसी हैसियत होने से बेहतर था मैं किसी गरीब घर में ही पैदा होती, जहाँ पर मेरा मान सम्मान और बेटी होने का ख्याल तो रखा जाता। कहानी के इतने हिस्से से आप तो समझ गए होंगे कि नंदिनी की ज़िंदगी अपने घर में कैसी है। वो लड़की है और उसकी फैमिली पढ़ी लिखी तो है, लेकिन उसकी फैमिली में लड़की को कोई हैसियत नहीं दी जाती, लड़की को एक बोझ समझा जाता है। इसी तरह नंदिनी की ज़िंदगी थी, घर के काम करती, खाना पकाती, लेकिन फिर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। आज भी नाश्ता बना रही थी, इतनी देर में माँ आती है। अरे नंदिनी, कितनी देर है, सुबह से तू क्या कर रही थी? कोई काम तो करती नहीं, जल्दी से खाना रेडी कर, नाश्ता रेडी हो, मेरे बेटे उठ के होंगे, हमें काम पर भी जाना होता है। तू तो घर में पड़ी रहती है, तुझे क्या काम होता है भला? माँ आप कैसी बातें कर रही हैं, दिन भर तो मैं लगी रहती हूँ और अभी भी मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ, बस थोड़ी सी देर है, आप लोग जाके बैठिए, बस नाश्ता रेडी है। हाँ हाँ जल्दी कर,
एक नाश्ता ही तो सुबह उठ के तुझे बनाना होता है, उसके बाद तुझे क्या करना होता है। सारा दिन घर में पड़ी आराम करती है, हम बाहर जाते हैं और तुझे कोई एहसास नहीं, जल्दी नाश्ता बना के दे। नंदिनी की माँ इतना कहने के बाद चली जाती है और नंदिनी उदास मन से वहाँ खड़ी रहती है। पूरा दिन तो मैं पूरे घर को संभाल कर रखती हूँ, सारे काम, सारी सफाई, खाना पीना सब कुछ देखती हूँ और मेरी माँ मुझे कहती है मैं घर में करती ही क्या हूँ। यूं ही नंदिनी उदास मन से ही नाश्ता टेबल पर जब लगाती है तो अरे वाह माँ, नंदिनी दीदी ने क्या बढ़िया नाश्ता बनाया है। चलो, और तो ये कुछ करती नहीं, घर में पड़ी पड़ी। आपने अच्छा किया इसे स्कूल छुड़वा दिया और घर के काम सिखाए। खाना भी ये मस्त बना लेती है। हाँ माँ, आपका फैसला बिल्कुल ठीक था। लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, उन्हें तो घर का चूल्हा चौका ही संभालना होता है। देखो ना, आपने जो फैसला लिया उसका कितना फायदा हुआ। नंदिनी कितना अच्छा खाना बनाती है, बस इसकी जिंदगी में तो यही काम है। भाई आप लोग मुझे पढ़ाते तब पता चलता ना कि मेरी ज़िंदगी में भी कुछ और है घर के कामों के अलावा। माँ भी तो लड़की है ना, देखें आपकी तरह और बाबा की तरह वकील बन गई। अगर मैं भी पढ़ी लिखी होती तो कुछ करती। लड़कियों की ज़िंदगी में सिर्फ खाने पकाना, चूल्हा चौका संभालना यही नहीं होता। माँ भी तो लड़की होकर देखें बाहर जाकर काम करती हैं। नंदिनी बेटी, तेरी माँ पुराने जमाने की औरत है। उस वक्त की औरतें सुलझी हुई थी। आजकल की लड़कियों को जरा सा पढ़ा दो तो उनकी निगाहें सातवें आसमान पर होती हैं। तो तू भी अब बस ज्यादा बहस मत किया कर इस बारे में। चल चुप करके नाश्ता लगा। हाँ हाँ, इसे क्या पता, हम वकील हैं ना, हमने बाहर की दुनिया देखी है, आजकल की लड़कियां किस तरह की होती हैं। और तुझे हमने स्कूल छुड़वा कर घर बिठा दिया, यही हमारा फैसला सही था। चल ज़्यादा बक बक मत कर, जा अपने कमरे में ही जाके नाश्ता कर। इस तरह नाश्ते की टेबल पर ये सब होता है। फिर नंदिनी के माँ पिता, बड़ा भाई वकील थे तो वो हाथों में बैग लेकर चले जाते हैं और नंदिनी अकेली अपने कमरे में नाश्ता करती है। समय यूं ही गुजरता है। फिर कुछ टाइम बाद पंडित जी नंदिनी के लिए एक गरीब घर का रिश्ता लेकर आते हैं। अरे सूरज भाई साहब, लड़का गरीब है लेकिन सुंदर भी है और समझदार सुशील है। आपको इससे बढ़िया क्या चाहिए। घर संस्कार सब मैं देख कर आया हूँ। बस गरीब है, आप बस हाँ कर दीजिए। ठीक है पंडित जी, लड़का संस्कारी है, घर अच्छा है, गरीब है तो इसमें क्या हुआ। आजकल अमीर लोगों में भी अगर संस्कार ना हो, प्यार ना हो तो फ़ायदा क्या। आप रिश्ता पक्का कर दीजिए, हमें उनके गरीब होने से कोई भी दिक्कत नहीं। रिश्ते की बात होने के बाद फिर पंडित वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद नंदिनी अपने माँ पिता के साथ बहुत गिला करती है। माँ, इस घर में भी मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं कट रही और आपने आगे भी मेरे लिए गरीब घर का रिश्ता देखा जहाँ पर मैं ठीक से खाना भी ना खा सकूँ। माँ, आप लोग मेरे साथ इतनी ज़्यादती क्यों करते हैं। अरे तू चुप कर, तुझे क्या पता, हम वकील हैं, हमने दुनिया देखी है। लड़का गरीब है तो फिर क्या हुआ, अच्छा घर, संस्कारी घर है तो तुझे इससे बेहतर घर नहीं मिल सकेगा। हमने दुनिया देखी है, हमें पता है तेरे लिए अच्छा क्या है। खबरदार जो तूने इस रिश्ते से किसी टाइम इनकार किया। अब समय गुजरता है और इस तरह नंदिनी की शादी गरीब घर के बेटे अखिलेश से हो जाती है, जहाँ पर अखिलेश की माँ बड़े प्यार से नंदिनी का स्वागत करती है। घर उनका छोटा है लेकिन अखिलेश की माँ और बहन बड़े प्यार से आरती की थाली लेकर स्वागत के लिए खड़ी हैं।
अरे आओ आओ मेरी प्यारी बहू, तुम्हारा स्वागत है इस घर में। देखो, हम तुम जितने अमीर तो नहीं, ये मेरा छोटा सा गरीब सा घर है, लेकिन बेटी हम सब तुम्हें यहाँ बेटी बना कर रखेंगे। खूब प्यार मिलेगा तुम्हें इस छोटे घर में। हाँ हाँ भाभी, आप बेफिक्र होकर आइए। ये देखें, आपके घर जितना बड़ा घर तो नहीं है, लेकिन हमारे दिल बहुत बड़े हैं भाभी। आप यहाँ आए ना रहेंगी, फिर आप खुद ही कहेंगी कि इस घर जैसा कोई घर नहीं। आइए भाभी, आप फिक्र मत करें, हमारे दिल बहुत बड़े हैं। आप शायद ये सोच कर खड़ी हैं कि छोटा सा घर है, पता नहीं ये लोग गरीब हैं, मुझे कैसे रखेंगे, लेकिन भाभी हम आपको बहुत प्यार देंगे। अरे कोई बात नहीं, आपका घर छोटा है, अगर आप लोग मुझे बेटी बनाकर प्यार से रखेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आपके गरीब और छोटा घर होने से। अरे नंदिनी, तुम ख्याल प्यार की तो चिंता मत करो। इस घर में तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार मिलेगा। मेरी माँ और बहन बहुत अच्छी हैं। देखना, ये तुम्हें पराया होने का बिल्कुल भी एहसास नहीं दिलाएंगी। इस तरह नंदिनी का स्वागत होता है। फिर सभी अपने घर के अंदर जाते हैं, और जब अंदर जाते हैं तब बेटी तुम आराम से बैठो, मैं अभी तसले में लकड़ियां जला कर रख देती हूँ। मैं समझ सकती हूँ लड़की हो, अब लहंगे पर कोई स्वेटर तो पहन नहीं सकती, इसलिए ठंड लग रही होगी। हाँ माँ, माँ ने तो ठीक कहा, लड़कियाँ भला स्वेटर कहाँ पहनती हैं, भले ही कितनी ठंड हो। और भाभी की तो शादी है, दुल्हन है, वो क्यों भला स्वेटर पहनेंगी। भाभी, माँ बहुत अच्छी है, माँ लड़कियों को समझती हैं, आप फिक्र मत करें। माँ अभी लकड़ियाँ जला के कमरा गर्म कर देंगी। मेरी माँ भी तो लड़की है ना, मेरी माँ ने तो कभी नहीं समझा कि मैं लड़की हूँ और मेरी क्या ज़रूरतें हैं, और एक मेरी सास है, कितना समझती हैं मुझे। इस तरह नंदिनी अपने मन में ये सब सोचती है। इतनी ही देर में सास लकड़ियों की आग जलाकर रख देती है। भाभी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा होगा ना, आप तो अमीर घर से हैं, वहाँ पर रूम हीटर होगा, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप फिक्र मत करें, यहाँ भी हमने हर इंतज़ाम करके रखा है। देखिए, माँ ने लकड़ियाँ जलाने के लिए एक पुरानी सी कढ़ाई रखी है, इससे रूम जल्दी ही गर्म हो जाता है। अरे हाँ, सच में इसके पास बैठ के तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अपने घर की बात है तो रूम हीटर तो था, लेकिन मैं हर वक्त काम करती थी, रूम हीटर के आगे बैठने का समय ही नहीं मिलता था। लेकिन माँ बहुत अच्छी हैं, जो आपने मेरा इतना ख्याल किया। अरे अरे नंदिनी, तुम चिंता मत करो, मेरी माँ बहुत अच्छी है। वो तुम्हें इस घर में बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेंगी। देखो, तुम आई हो तो आते साथ ही मेरी माँ ने तुम्हारा कितना ख्याल रखा। तुम चिंता मत करो, इस घर में हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। हाँ मेरी बच्ची, इस घर में तुम्हें बिल्कुल भी अनजाना महसूस नहीं होगा। तू मेरी बेटी है, जिस तरह किरण मेरी बेटी है, तू भी मेरी बेटी है। इस तरह नंदिनी का अपने ससुराल में पहला दिन गुजरता है। फिर दूसरे दिन सूरज चढ़ता है, और अगले दिन किरण, मैंने लकड़ियाँ चूल्हे के पास रख दी हैं, तो ऐसा कर खाना बना ले। तेरी भाभी तो बड़े घर की है, वहाँ तो गैस चूल्हा होगा ना, तो तेरी भाभी लकड़ियों पर भला कैसे खाना बना सकती है। हाँ माँ, ठीक है, आप ठीक कह रही हैं, मैं तो कल से यही सोच रही थी, तो मुझे याद नहीं रही रात में आपको बोलने की। अच्छा हुआ आपने खुद ही लकड़ियाँ रख दी, बस मैं खाना बना दूँगी और भाभी सिर्फ चम्मच हिला देंगी। कोई मसला नहीं माँ, मैं बस अभी खाना बना देती हूँ। दोनों माँ बेटी बात कर ही रही थी कि इतनी देर में नंदिनी भी आ जाती है। अरे माँ, किरण,
आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा समझा दें, मैं अपनी पहली रसोई का खाना खुद बना लूँगी। आप चिंता मत करें, मैं जल्दी ही सीख जाऊँगी। शाबाश बहू, ये होती है एक गुणी लड़की और सुशील बहू की पहचान, जो हर हालत में खुद को ढाल ले। अच्छा बहू, किरण तेरे पास बैठी है, मैं भी यही हूँ, हम दोनों तुझे मिलकर सारा कुछ समझा देंगे। ठीक है माँ जी, फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं। आप लोग जब इतने प्यार से मुझे समझाएंगे तो फिर भला क्या दिक्कत। चले आए बैठे, मैं खुद पहली रसोई की रस्म का खाना बनाती हूँ। हाँ भाभी, चलिए आइए, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, लकड़ियों की आंच कैसे कम तेज़ होगी, सब बताती हूँ। बहुत मज़ा आएगा, बहनों की तरह मिलकर काम करते हैं। अरे किरण, किरण बहुत बोलती है। अच्छा बहू चल, अब तुम दोनों बैठकर अपनी पहली रसोई की रस्म का खाना बनाओ, किरण सब समझा देगी, फिर मिल बांट कर काम करेंगे। किसी एक पर बोझ डालना अच्छी बात नहीं है, मैं सब समझ सकती हूँ। इस तरह नंदनी अपनी नंद की मदद से पहली रसोई का खाना बनाती है, फिर खाने पर सब बैठते हैं। अरे वाह, क्या खाना बनाया है नंदिनी तुमने, सच में मज़ा आ गया। लगता ही नहीं कि पहली बार चूल्हे पर खाना बनाया है। बहुत स्वादिष्ट खाना है ये तो। हाँ भाभी, भैया बिल्कुल सच कह रही हैं, लगता ही नहीं आपने पहली बार चूल्हे पर खाना बनाया है। भाभी आप इतने बड़े घर की हैं, फिर भी आप कितनी मेहनती हैं, सच में स्वादिष्ट खाना है ये। जी धन्यवाद, आप सबको खाना अच्छा लगा, बस मैं खुश हो गई। मैं सोच रही थी पता नहीं पहली बार चूल्हे पर खाना बना रही हूँ कैसा लगेगा, और अपने घर भी सारी जिम्मेदारियाँ मेरे सर थी, तो इसलिए मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अरे बहू, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि एक बंदे के सर पर सारी जिम्मेदारियाँ हों। अब खाना तूने बनाया है तो मिलकर दोनों सफाई करना, ठीक है। और बेटा जा ज़रा तू बाहर से कुछ सौदा ले आ। लड़कियां घर में काम करती हैं तो बाहर के काम तो मर्द को ही करने चाहिए। जा जाके तुझे मैं ज़रूरत का सामान बताती हूँ, तू जाके ले आ जल्दी से। खाना खाने के बाद नंदनी का पति कुछ ज़रूरत का सामान लेने जाता है, फिर नंदनी अपनी ननंद के साथ मिलकर घर की सफाई करती है और थोड़ी ही देर में पति ज़रूरत का सारा सामान भी ले आता है। ये लो माँ, बस अब मैं काम के लिए निकलता हूँ। बहुत देर हो रही है। आपने जो जो मुझे बोला था मैं वो हर चीज़ लेकर आया हूँ। आप ज़रा एक बार देख लो। अरे नहीं बेटा, देखना क्या है, तू तो हमेशा ही बाहर का काम करता है। पहले मैं और किरण घर का काम करती थी और तू बाहर का। अब तो नंदनी भी आ गई है, हम घर संभालते हैं, तू बाहर का अच्छे से कर लेता है, देखना क्या है। अच्छा चल तू जाके अपने काम से हो आ, तुझे भी देरी हो रही है। नंदनी को अच्छा लगता है कि सब मिल बांट कर काम करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ दूसरी तरफ नंदनी के घर में उसके छोटे भाई की शादी की तैयारियां शुरू थी। भाई साहब, सारे सोने के सेट मुझे पसंद हैं, कुछ मैं अपने लिए रखूँगी, कुछ बेटी और कुछ बहू के लिए। ये सारे सेट अब यहीं छोड़ जाइए। इससे बढ़िया बात क्या है। मैं बहन जी, आपको सारे मेरे सोने के सेट पसंद होंगे। मेरी तो खूब बढ़िया कमाई होगी। चलिए चलता हूँ, और कुछ चाहिए हो तो बता देना। इतना कहने के बाद सुनार फिर वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद अरे अमृता, हम लोगों ने शादी की इतनी तैयारियां कर ली, लड़की भी पसंद कर ली, लेकिन तुमने अपनी बेटी को बताया
कि उसके छोटे भाई की शादी तय हो गई है। अरे नहीं नहीं, शादी की तैयारियों में बस इतना बिजी थी कि याद ही नहीं रहा। वैसे भी उसको न्योता ही तो देना है, कौन सा उससे पूछ कर कोई काम कभी किया है। मैं अभी बात करती हूँ। अरे हाँ सुन नंदनी, कैसी है? मैंने फ़ोन इसलिए किया था कि तेरे छोटे भाई की शादी हमने तय कर दी है, तो तुझे न्योता देना था। कार्ड तो तेरे घर पहुंच जाएगा। मैंने कहा ज़रा फ़ोन करके एक बार तुझसे बात कर लूँ। क्या माँ, आपने राहुल के लिए लड़की भी देख ली, दिन भी पक्के कर दिए, शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी, और मुझे आप अब बता रही हैं? माँ, मैं चली गई हूँ उस घर से, तो क्या अब भी मेरी उस घर में कोई कदर नहीं? अरे नंदनी, तो इस घर से चली गई है तो कोई देवी तो नहीं बन गई ना, जो तेरी हर वक्त आरती उतारूं, तुझे मैं हर छोटी से छोटी बात बताऊं। मुझे हजारों काम होते हैं, और ऐसा तो नहीं कि तुझे शादी पे बुला नहीं रहे। चल अच्छा फ़ोन रख, अब मुझे काम है कुछ। मेरे परिवार की सोच आज भी वैसी ही है। लड़की को आज भी कोई कदर नहीं देते। एक मेरा ये गरीब ससुराल है, जहाँ पर बेटी हो या बहू, दोनों को इतनी ज़्यादा इज्जत, इतना मान और इतनी कदर करते हैं। नंदिनी ऐसा सोच ही रही थी कि इतनी देर में उसकी सास आती है। अरे नंदनी बहू, तुम यहाँ खड़ी हो, वो मैं पड़ोस में जा रही थी तो मैंने सोचा अपनी प्यारी बहू को बता कर जाऊं। फिर तुम मुझे ढूंढने लगेगी कि मेरी सासू माँ कहाँ गई। मैं ज़रा पड़ोस से होकर आती हूँ। जी माँ ठीक है, अच्छा किया आपने बता दिया, और थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। आप जानती हैं ना, मेरा दिल नहीं लगता आपके बगैर, तो बस थोड़ी सी देर बैठकर आप जल्दी से घर आ जाए। अच्छा अच्छा ठीक है मेरी प्यारी बहू, बस थोड़ी सी देर बैठकर मैं आ जाऊंगी। इतना कहने के बाद सास चली जाती है वहाँ से। एक मेरी सास हैं जो पड़ोस तक जाती हैं तो मुझे बता कर जाती हैं, और दूसरी तरफ मेरी सगी माँ है जिन्होंने इतना बड़ा फैसला कर लिया, भाई की शादी तैयार की, लड़की देखी, सब कुछ किया, और मुझे कुछ बताना ज़रूरी ही नहीं समझा। अब यूं ही दिन गुजरता है, शाम होती है तो सभी मूंगफली, गज्जक, ड्राई फ्रूट लेकर बैठे बातें करते हैं। अरे वाह बेटा, ये मूंगफली, गज्जक, ये सारा ड्राई फ्रूट तो इस बार तो बहुत बढ़िया लेकर आया है। जी सच में बहुत अच्छे हैं ये सारे फ्रूट्स, और ये गज्जक तो बहुत कमाल की है। अच्छा सुनिए, मेरे छोटे भाई राहुल की शादी तय हो गई है। आज ही माँ ने फ़ोन पर बताया था, तो मैं कह रही थी कि माँ ने न्योता दिया है हमें शादी का, तो शादी की थोड़ी तैयारियां कर लेते हैं और हम सब चलेंगे वहाँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं चलेंगे। तुम्हारे भाई की शादी है तो क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ गहने कपड़े लेकर दूं। आखिर तुम्हारे भाई की शादी है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे बहुत से अरमान होंगे। तो चलो मैं तुम्हें कल ही शॉपिंग के लिए ले जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, शादी में कुछ नए कपड़े मिले थे और गहने भी मेरे पास हैं ना, बस उन्हीं में से कोई पहन लूँगी। क्या ज़रूरत है इतना खर्चा करने की। अरे बहू, कैसी बातें कर रही हो। तुम्हारे सके भाई की शादी, और बहनों के तो बहुत अरमान होते हैं शादी में। मेरी बेटी ने तो इतनी चीज़ें ली थी अपने भाई की शादी में, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे भी अरमान होंगे, तो तुम्हें शॉपिंग तो ज़रूर करनी पड़ेगी। इस तरह आप नंदिनी अपने पति के साथ अगले ही दिन कुछ खरीदारी करती है एक ठेले से, और फिर दोनों पति पत्नी अपनी कुछ चीज़ें लेकर आ जाते हैं, और घर में लाकर नंदिनी कुछ चीज़ें अपने ससुराल में सबको दिखाती है।
माँ जी ये देखें, मैंने 3 साड़ियाँ ली हैं, हम तीनों के लिए। अच्छे रंग हैं ना, मैंने आप लोगों के लिए भी लिए हैं। अरे वाह भाभी, आप कितनी अच्छी हैं। आपके भाई की शादी की शॉपिंग के लिए भाई आपको लेके गए थे, लेकिन वाह भाभी, आप तो सच में बहुत अच्छी हैं। आपने मेरे और माँ के लिए भी इतना सोचा, थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, आप लोग भी तो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरी छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, मेरा एहसास करते हैं, तो भला मैं सिर्फ अपने लिए कैसे ख़रीदारी करती। हाँ, आपके लिए भी की है। नहीं बेटी, तेरा दिल साफ है, इसलिए तूने हमारा ख्याल किया। हर बहू, हर कोई ऐसा नहीं होता जो दूसरों के प्यार को इतना अच्छे से समझे और उनका भी ख्याल करे, उनकी कदर करे। तू सच में बहुत अच्छी है। इतना कहने के बाद सास अपनी बहू को गले लगा लेती है और फिर पति कहता है, अच्छा जी माँ, आपको बहू प्यारी लगने लगी। खर्चा तो सारा मेरी जेब से हुआ है, मुझे गले नहीं लगाया, तो बहू पे आपको बहुत प्यार आ रहा है। ठीक है माँ, आप भी बदल गई हो। इस तरह हंसी मजाक होता है, दिन गुजरते हैं और फिर नंदनी अपने ससुराल के साथ अच्छे से तैयार होकर अपने भाई की शादी में आती है। अरे आओ आओ नंदनी बेटी, और आप सबका भी स्वागत है। बहुत अच्छा लगा आपने हमारा न्योता देने पर हमारे इस शादी में आए। आइए ना बैठिए, यहाँ पर सभी मेहमानों का इंतज़ाम है। और नंदनी तू तो बहुत अच्छी लग रही है इस साड़ी में, बहुत कीमती साड़ी है, बहुत प्यारी लग रही है। अरे समधन जी, मेरी बहू है इतनी प्यारी तो कुछ भी पहने प्यारी ही लगती है। अच्छा आओ लड़कियों, मैं तुम दोनों को वहाँ साइड पे बिठाती हूँ जहाँ हवा ज़्यादा ना आ रही हो। अब मैं समझ सकती हूँ कि लड़कियाँ तैयार होकर स्वेटर तो नहीं पहनती, चलो आओ साइड पर चलते हैं। इतना कहने के बाद नंदनी की सास वहाँ से चली जाती है, फिर सभी साइड पर जाकर बैठते हैं। हाँ माँ, ये जगह बढ़िया है, आपने बिल्कुल सही जगह सिलेक्ट की है। देखें यहाँ पर ज़्यादा हवा भी नहीं आ रही। अब आपकी बहू और बेटी ने स्वेटर भी नहीं पहनी। चले अच्छा आप लोग बैठे, मैं ज़रा खाना खुद ही लेकर आता हूँ। नंदनी का पति खुद जाता है और खाना लेकर उन सब के लिए आता है। पास नंदनी का भाई खड़ा सब कुछ देख रहा था। लेडीज चलिए अब आप खाना खा लीजिए। मैंने सभी लेडीज को खुद सर्व किया है। मैं जानता हूँ अब आप लोग तैयार हुए हैं तो आप खाना भी नहीं डालने चलेंगे। खैर चलें, कोई बात नहीं, खाना शुरू कीजिए। भाभी देखा भैया कितने अच्छे हैं, वो हम सबका कितना ख्याल रखते हैं। खैर भाई तो ऐसे ही होते हैं जो अपने घर परिवार की औरतों का ख्याल रखते हैं। तो भाभी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, भैया आपका हम सबका इतना ख्याल रखते हैं। और आप फिक्र मत करें, आपको ऐसा ख्याल प्यार हमेशा हमारे घर में मिलेगा। हम गरीब हैं लेकिन दिल हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है भाभी। नंदनी के परिवार में उसको इतनी खुशी और इतना ख्याल प्यार कदर मिलता है, ये पास खड़ा बड़ा भाई देख रहा था। अब उनको सबको ही अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है। फिर नंदनी जब खाना खा लेती है तो उसके मायके वाले उसे साइड पर बुलाकर बात करते हैं। नंदनी बेटी, हमें माफ़ कर दो, हमने शायद तुम्हारे साथ हमेशा बहुत गलत किया, इसलिए कि तुम लड़की हो, तुम्हारी कोई कदर नहीं की। लेकिन आज तुम्हारे गरीब से ससुराल को देखा, तुम्हें इतना प्यार देते हुए, तो हमारी नज़रें सच में शर्म से झुक ही गई। हाँ नंदनी, हमें माफ़ कर दो। हमने हमेशा समझा कि लड़की तो फजूल सी चीज़ है, इसकी ख्याल प्यार कदर नहीं करते, लेकिन सच में आज हम सब अपने किए पर शर्मिंदा हैं।
चलिए, अच्छा लगा ये सुनकर के आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। आपके लिए लड़की एक बोझ थी। मेरे मायके और ससुराल में यही तो फ़र्क है। मेरे ससुराल वाले गरीब हैं, फिर भी वो लड़की को बोझ नहीं समझते। लड़की को उतना ही मान और इज़्ज़त देते हैं जितनी के लड़के को। लेकिन इतने अमीर होने के बाद भी आप लोगों ने लड़की जैसी चीज़ को फ़िज़ूल समझा। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, मुझे अब कोई गिला नहीं आप सब से। इस तरह गरीब ससुराल को देखकर नंदिनी के अमीर मायके की सोच भी बदल जाती है कि लड़की कोई बोझ नहीं। अब नंदिनी हंसी खुशी अपने भाई की शादी गुजारती है। आओ बहू, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से आलीशान महल में। देखो, हमने तुम्हारे स्वागत की कितनी अच्छी तैयारियां की हैं। आओ मेरी चांद सी बहू। हाँ, चांद सी बहू, लेकिन यहाँ आकर चांद सी नहीं रहेगी। माँ जी अपने इस महल की तारीफ तो ऐसे कर रही हैं जैसे रानी बनाकर यहाँ रखेंगी। आओ बहू रानी, तुम्हें आगे पता चलेगा इस महल का। हाँ हाँ माँ जी, चलिए अब अपनी छोटी बहू रानी मेरी देवरानी जी को घर के अंदर ले आइए। कितनी देर से बेचारी घूंघट करके खड़ी है। आइए ना, मौसम भी गर्म है तो घूंघट पे उसे गर्मी लग रही होगी ना। इतनी बात होने के बाद सब नई बहू का स्वागत करते हैं और फिर घर के अंदर चले जाते हैं। भाभी, आप आराम से ये अपना घूंघट ऊपर करके बैठ जाइए। वो क्या है ना, इस महीने में बहुत ज़्यादा घुमस होती है तो आपको गर्मी लग रही होगी। हम पुराने ख्यालात के लोग नहीं हैं, तो आप आराम से घूंघट ऊपर करके बैठ जाएं। नंदिनी अब अपना घूंघट ऊपर करके आराम से सूरज के साथ बैठ जाती है। ओह माँ जी, सच में अच्छा लग रहा है। आप कितने अच्छे हैं ना। मुझे हवा लगे इसलिए आपने मेरा घूंघट ऊपर करवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद ननन जी और माँ जी। अरे बहू रानी, हम पुराने ख्यालात के लोग नहीं हैं। तुम आराम से अपना घूंघट उठाकर यहाँ बैठ सकती हो और तुम्हें घूंघट करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। चलो तुम जाओ अपने कमरे में, तैयार होकर आ जाओ, कुछ हल्की साड़ी पहन लो, फिर हम छत पर ही खाना खाएंगे, ठीक है। लो जी, सासू देवी का छत पे खाना और सोने का ड्रामा नई बहू रानी के साथ भी स्टार्ट हो गया। देवरानी अपने पति के साथ कमरे के अंदर जाती है फ्रेश होने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जेठानी मन ही मन ऐसी बातें क्यों सोच रही है, तो वो जानने के लिए कहानी में आगे बने रहिए। ओह सूरज जी, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना भारी लहंगा और घूंघट था, इस हल्की साड़ी में अच्छा लग रहा है। अरे अरे, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं घूंघट करने की। यहाँ पर तुम्हें घूंघट करने के लिए कोई नहीं कहेगा। और देखो माँ कितनी अच्छी है, उन्होंने छत पर तुम्हारे लिए सारा इंतज़ाम किया। चलो छत पर चलते हैं, खाना वहीं खाएंगे। सूरज नंदिनी से ऐसे बात करता है, फिर उसके बाद दोनों छत पर चले जाते हैं। रात का समय था तो नंदिनी अपने पति के साथ जब छत पर आती है तो सारा ससुराल छत पर ही खाना और बिस्तर तकिए लेकर बैठा हुआ होता है। अरे नई बहू रानी, आ जाओ, देखो मैंने बिस्तर भी यहाँ लगवा दिया और खाना भी सारा यहीं पर लगा दिया है। अब नंदिनी भी अपने सारे ससुराल के साथ वहीं छत पर बैठ जाती है। जी माँ जी, यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। खुली फिजा है, ठंडी हवा चल रही है। नीचे तो बहुत हवस हो रही थी, आपने अच्छा किया यहाँ पर खाने के लिए बुला लिया। भाभी, सिर्फ खाना नहीं, हमने यहाँ सोना भी है। देखिए सारा बिस्तर भी यहीं लगा दिया है। नीचे बहुत गर्मी होती है ना, तो हम पूरा परिवार यहीं पर खाना भी खाते हैं और सोते भी हैं। देखिए कितनी अच्छी मस्त हवा लग रही है ना यहाँ पर।
जी ननन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर सच में बहुत अच्छी हवा लग रही है। देखिए ना, यहाँ खाना खाने में कितना मज़ा आ रहा है और हम यहीं पर सोएंगे। चले, अच्छी बात है। नीचे वैसे भी बहुत ज़्यादा हवस हो रही है, यहीं पर सोना अच्छा है। देवरानी जी, अभी तो आपको ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं भी देखती हूँ आखिर आपको ये सब कब तक अच्छा लगता है। अब पूरा परिवार वहीं बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद जेठानी सारे बर्तन सीढ़ियों से नीचे लेकर आती है और किचन में रखती है, तो उसका मूड बहुत खराब होता है। मैं तो तंग पड़ चुकी हूँ इन ससुराल वालों से। इनका खाना भी छत पर और सोना भी छत पर। सोने की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये क्या, बर्तन उठाओ लेकर नीचे आओ। उफ, मैं तो तंग आ गई हूँ इन सब से। अब नंदिनी की जेठानी ऐसे ही बड़बड़ाती है, फिर सारा परिवार छत पर सो जाता है। अगली सुबह आती है, सूरज निकलता है और देवरानी और जेठानी सारे बिस्तर छत से नीचे लेकर जैसे ही आती हैं तब, उफ जेठानी जी, मैं तो थक गई हूँ बिस्तर नीचे लाते लाते। मुझे तो बहुत थकान हो रही है। छत पे सोना अच्छा तो लगा गर्मी से, लेकिन अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। देवरानी जी, एक ही दिन में थक गई, ये तो अब तुम्हें सारी जिंदगी सहना पड़ेगा। मुझे देखो, सारी जिंदगी सह रही हूँ, तुम्हारा भी अब यही हाल होगा। देवरानी जेठानी में ऐसे ही बात होती है। फिर नंदिनी अपने कमरे से साफ सुथरी नहा धोकर आती है अपनी पहली रसोई की रस्म करने के लिए। सारे परिवार को अपने हाथ का बना खाना खिलाती है, जहाँ पर सास बहुत खुश होती है क्योंकि नंदिनी ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। सारे परिवार को नंदिनी की पहली रसोई की रस्म अच्छी लगी। अब शाम में दोनों बहुएं बैठी हुई थी कि इतने में सास आती है। अरे बहुओं, तुम दोनों यहाँ पर बैठी हुई हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। जाओ ज़रा, फिर अंधेरा हो जाएगा, जल्दी से जाके खाना बना लो। दोनों बहुओं को खाने का ऑर्डर देकर अब सास जैसे ही वहाँ से जाती है तब, जेठानी जी, ये क्या, हम आज भी छत पर बैठकर ही खाना खाएंगे? आज भी नहीं देवरानी जी, आपको तो हर रोज़ छत पर ही बैठकर खाने और सोने वाला ससुराल मिला है। अब पता चला मैं क्यों हंस रही थी। चलिए उठिए, खाना बनाने की तैयारी करें, फिर छत पर ही खाएंगे और वहीं पर सोएंगे। हर रोज़ छत पर ही खाना और सोना, ये सुनकर तो देवरानी जैसे सदमे में चली गई। और अब ऐसे ही दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाती हैं और खाना बनाने के बाद, जेठानी जी चलिए, खाना बन गया है। मुझे तो सोच कर ही अजीब लग रहा है और थकान हो रही है। चलिए पहले बिस्तर लगाते हैं, फिर खाना लगा देंगे। चलिए। अब देवरानी तो बहुत परेशान थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी, तो वो ऐसे ही काम में लगती हैं। पहले दोनों ऊपर जाती हैं, बिस्तर लगाती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर अब खाना लेकर जाती हैं, जिससे कि बार बार ऊपर नीचे जाने से उन दोनों को बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है। अरे माँ जी, आज भी हमने ऊपर ही खाना खाया। माँ जी, क्यों ना ऐसा हम करें कि खाना नीचे खा लें और सिर्फ हम सोने के लिए यहाँ नीचे आए। अरे नहीं नहीं बहू रानी, ये तो हमारे घर की परंपरा है। हम छत पर खाते भी हैं और सोते भी हैं, इसलिए तुम्हें भी छत पर ही हर रोज़ खाना भी होगा और सोना भी यहीं होगा। नंदिनी सास की ये बातें सुनकर परेशान तो होती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी है। वक्त यूं ही गुजरता है और अब सर्दी के दिन आने लगते हैं, तो दोनों बहुएं शाम में अपने ससुराल में
दोनों बहुएं बड़ा सा एक हीटर चलाकर आराम से बैठी थी कि सारा ससुराल नाइट ड्रेस पहने वहां आता है। अरे अरे बहुओं, तुम दोनों यहाँ मज़े से हीटर चलाकर बैठी हो। चलो जल्दी करो, खाने का समय हो गया है। हम सबको भूख लग रही है। जल्दी से जाकर डिनर बनाकर छत पर लाओ। और हाँ, जल्दी जल्दी ज़रा गर्मा गर्म खाना लगाना। हाँ बहू रानी, खाना तो गर्मा गर्म ही सर्दी में मजा देता है। जल्दी जल्दी खाना लगाकर जल्दी से सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आना। खाने को बिल्कुल भी ठंडा ना होने देना। हाँ हाँ भाभी, खाना तो सर्दी में गरम गरम ही अच्छा लगता है। आप जल्दी से जाके खाना बनाएं, हम सब ऊपर छत पे आपका वेट करते हैं। हाँ नंदिनी और सुष्मिता भाभी, जरा पहले बिस्तर लगा दें, फिर आप खाना लगा देना। पूरा ससुराल ऑर्डर देने के बाद वहां से चला जाता है। अरे जेठानी जी, ये क्या बात हुई? खाना भी हम बनाएं और बिस्तर भी हम लगाएं? बस देवरानी जी, आदत डाल लीजिए मेरी तरह इन बातों की। देवरानी ये सब सुनकर चुप हो जाती है और जेठानी के साथ जाकर दोनों नाइट ड्रेस पहनकर खाना बनाने लगती हैं। खाना बनाने के बाद वो दोनों सबसे पहले बिस्तर ऊपर लगाती हैं सीढ़ियाँ चढ़कर, फिर दोनों सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आती हैं और उसके बाद वापस सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाती हैं और सबको खाना परोसती हैं। अरे वाह बहू रानी, आज तो तुम दोनों ने खीर और गर्मा गर्म चिकन बिरयानी बनाई है। वाह 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 वाह, मज़ा तो आ जाएगा ठंड में यहाँ पर छत पर गर्मा गर्म। मज़ा आ गया। जी माँ जी, हम जानते हैं आपको ठंड में भी छत पर ही बैठकर खाना अच्छा लगता है, इसलिए हमने छत पर ही गरम गरम खाना आपको ला के दे दिया। इस तरह खाना खाने के बाद सारा ससुराल छत पर ही सोता है। इस तरह अब सुबह भी हो जाती है। अगला दिन चढ़ता है तो जेठानी जल्दी ही सुबह सवेरे उठकर चली जाती है नाश्ता बनाने, नहाने धोने के लिए, और देवरानी उठकर फिर सुबह अकेले ही वहाँ बैठी होती है। अरे लगता है जेठानी जी जल्दी उठ गई हैं, शायद मैं ही लेट हो गई हूँ। चलो मैं सारे बिस्तर अकेले ही उठा देती हूँ, फिर जाकर जेठानी जी की मदद कर दूँगी। अब इस तरह देवरानी अकेले ही सारे बिस्तर उठाकर नीचे लाती है और नहा धोकर जब किचन में जेठानी के पास आती है तब, अरे जेठानी जी, आप जल्दी ही उठ के माफ़ कीजिएगा, मेरी वो आँख नहीं खुली। अरे अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें अभी इन बातों की आदत नहीं है ना, जल्दी उठना, वो भी इतनी सर्दी में। कोई बात नहीं, मैं उठ गई थी जल्दी ही। हाँ भाभी, मगर सारा काम आपको अकेले ही करना पड़ा। मैं जानती थी आप नाश्ता बना रही होंगी, इसलिए मैंने बिस्तर सारे उठा लिए। अरे हाँ, बस आ गई थी, मैंने कहा तुम थोड़ी अपनी नींद पूरी करो, तो चलो कोई बात नहीं, मैंने नाश्ता सारा रेडी कर दिया है, तुम आराम से यहाँ पर रह सकती हो। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। देखो मैं जानती हूँ तुम अभी नई नहीं हो, तुम्हें इन सब की आदत नहीं, तो फिक्र ना करो तुम। जेठानी जी, आप कितनी अच्छी हैं ना, कितना मेरा ख्याल रखती है। मैं समझ सकती हूँ जो तकलीफ़ मुझे हो रही है किसी वक्त में आपको भी हुई होगी, इसीलिए आप मुझे इतना समझती हैं। अरे हाँ हाँ, मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। अच्छा चलो नाश्ता रेडी है, आओ हम सब मिलकर नाश्ता कर लेते हैं। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी बात करती हैं। सारा नाश्ता भी रेडी हो चुका था। नाश्ता रेडी होने के बाद दोनों देवरानी जेठानी थक जाती हैं और इस तरह दोनों एक सिलेंडर और चूल्हा छत पर लगाती हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था। वो दोनों ऐसे ही छत पर खड़ी थी कि उनके सास ससुर भी छत पर उसी वक्त आते हैं और वो लोग छत पर सिलेंडर और चूल्हा रखा देखकर खुश होते हैं।
अरे बहू, तुम लोगों ने छत पर ही चूल्हा और सिलेंडर रख दिया है। माँ जी, वो हमने सोचा कि छत पर ही बैठकर आप लोग खाना खाते हैं, तो हमें बार बार ऊपर नीचे जाकर बर्तन लाने पड़ते हैं, तो क्यों ना हम छत पर ही चूल्हा रख दें ताकि आराम से यहीं पर बैठकर खाना बनाएं और यहीं पर खा लें। अरे बहू, ये तो बहुत अच्छा किया, ऊपर ही सिलेंडर और चूल्हा रखा। चलो हम यहीं धूप सेकते हैं, अब से दोपहर का खाना भी हम इधर ही खाएंगे। अब दोपहर में भी वो लोग छत पर ही खाना खाएंगे। ये सुनकर तो बहुओं के जैसे पैरों तले जमीन ही निकल गई। दोनों नीचे आती हैं, कुछ जरूरत का सामान ऊपर लेकर जाती हैं। सास ससुर मज़े से चटाई बिछाकर वहीं पर बातें करते हैं और ससुराल के लिए दोनों बहुएं मुंह बनाकर खाना बनाती हैं और उन दोनों सास ससुर को परोसती हैं। अरे वाह, बहुएं हो तो मेरी बहुएं जैसी, देखो ना कितना बढ़िया जुगाड़ लगाए, छत पर ही दिन में भी खाना। सास ससुर मज़े से बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन ससुराल वालों के ये हाल देखकर तो मानो बहुएं परेशान और होगी। अब दोनों को दिन में भी वहीं पर काम करना पड़ता है, वहीं खाना बनाना पड़ता है। तो ऐसे नंद भी अपनी एक सहेली को लेकर आती है। भाभी, वो छत पर मैं और मेरी सहेली बैठकर थोड़ी धूप सेकेंगी। आपने ऊपर चूल्हा रखा है ना, ज़रा हमारे लिए चाय नाश्ता छत पर ही बना दीजिए ना। नंदन जी, लेकिन नीचे भी तो चूल्हा है, हम यहीं पर आपके लिए चाय नाश्ता बना देते हैं। आप लोग यहीं से खा पी कर फिर दोनों छत पर चली जाए ना। अरे नहीं नहीं भाभी, छत पर इतनी बढ़िया धूप है, चूल्हा है ना वहाँ पर, आप चलिए ना, हमें वहीं पर चाय नाश्ता दे दीजिए। इतना कहने के बाद ननद अपनी सहेली के साथ चली जाती है। लो भाभी, हमने तो अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। पहले तो सिर्फ रात में छत पर खाना और सोना था, अब तो भाभी दोपहर में भी। उफ हो। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी छत पर ही ननद और सी की सहेली को चाय नाश्ता देती। अब रात में भी ससुराल वाले छत में ही खाना खाते। दिन में भी उनका वही हाल था, जिससे बहुओं को कभी छत पर बर्तन लेके जाना पड़ता और कभी बिस्तर वो लेके जाती। इस तरह वो बहुत तंग पड़ चुकी थी। भाभी, क्यों ना हम अपनी सासू माँ से बात करें और उन्हें कहें कि खाना नीचे ही खा लिया करें और सो भी नीचे ही जाएं, बहुत ठंड होती है ना छत पर। अरे नहीं देवरानी जी, मैंने बहुत कोशिश की है माँ जी से ये सब कहने की, इस ससुराल को बदलने की, लेकिन तुम यकीन मानो वो कुछ नहीं सुनेंगी। तो दोनों अब बात करने के लिए आती हैं। वो माँ जी, मैंने आपसे कुछ कहना था। माँ जी, क्यों ना हम, अब सर्दी है तो नीचे ही सोया करें और खाना भी हम लोग नीचे ही खा लिया करें। अरे नहीं नहीं बहू, ये हमारी परंपरा है। तुम कल को इस घर में आई हो और हमारी परंपरा को बदलना चाहती हो। हम छत पर ही खाना भी खाएंगे और सोएंगे भी वहीं पर। बड़ी अपनी जेठानी को देखो, वो तो आज दिन तक नहीं बोली है और तुम कल आई हो हमारे घर और तुम हमारी परंपरा को बदलना चाहती हो। इस तरह सास गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। देखा जेठान देवरानी जी, मैंने आपको बोला था ना कि सासू माँ नहीं मानेंगी। अब हम क्या कर सकते हैं, चलिए आइए खाना बनाने चलें। नहीं जेठानी जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो बस अब बहुत हुआ, हम भी इनकी बात नहीं मानेंगे। जिसको खाना सोना छत पर है तो बर्तन भी रखे और बिस्तर भी खुद बिछाए। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी नीचे ही बैठ जाती हैं और पति और नंद आते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ आराम से हीटर चला कर बैठी हो और वहाँ छत पर खाना कौन बनाएगा और बिस्तर कौन लगाएगा?
हाँ भाभी, चलिए ना ज़रा जल्दी से बढ़िया सा खाना बनाइए और हम लोगों के लिए बिस्तर भी लगा दीजिए। हम वहीं गर्मा गर्म खाना छत पर खाएंगे। क्यों, हम अकेली ही सारा काम क्यों करें? छत पर तो सभी खाते हैं और सोते हैं, तो हम दोनों क्यों अकेली काम करें? अब आप लोग भी काम करेंगे, सुना? नंदिनी, ये तुम क्या कह रही हो? हम काम करें? तुम दोनों हो तो हम क्यों काम करें? हम क्यों बिस्तर लगाएं और हम क्यों जाकर छत पर सारे बर्तन रखें? वो इसलिए देवर जी, क्योंकि छत पर आप लोग भी खाना खाते हैं और सोते भी हैं। हम दोनों अकेली नहीं खाती और सोती। आज तक तो मैं आप लोगों के आगे नहीं बोली, लेकिन बस जो मेरे साथ हुआ वही देवरानी जी के साथ भी आप लोग दोहरा रहे नहीं। अब जिसको छत पर खाना सोना है तो चलिए लग जाइए काम पर। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी डटकर बैठ जाती हैं और नंद और देवर समझ जाते हैं कि अब दोनों देवरानी जेठानी बात नहीं मानेगी, इसलिए सभी कोई ना कोई कामों में लग जाते हैं और छत पर बिस्तर लगाते हैं और खाने पीने का सामान रखते हैं। अरे अरे, मैं तो बूढ़ा थक गया हूँ और मेरे बच्चे भी। हम बहुओं के सहारे बैठे रहते थे, लेकिन देखो ना, वो काम ही नहीं कोई करती हमारा। अजी छोड़िए इन दोनों को, अभी तो आप लोग ले आए हैं ना बिस्तर और खाना बर्तन शापर में डाल के। चलिए आइए बैठिए, यहाँ बैठते हैं, वो खाना पका लेंगी। अब ससुराल वाले चुप करके बैठ जाते हैं। देवरानी जेठानी खाना उनको बनाकर देती हैं और दोनों नीचे आकर मज़े से अपने कमरे में बिस्तर के अंदर सो जाती हैं। अगला दिन चढ़ता है, सूरज निकलता है, सभी ससुराल वाले खुद ही बिस्तर उठाकर नीचे आते और नीचे आते ही सास बहुओं पर भड़कना शुरू कर देती है। अरे तुम दोनों ने क्या तमाशा बना के रखा है? मेरे बच्चे कितने ज़्यादा थक गए हैं। उन दोनों ने बिस्तर उठाकर नीचे लाए। मेरे पति ने रात में भी काम किया, सारे बिस्तर उठाकर ऊपर नीचे ले के आते रहे। क्यों माँ जी, आप लोगों ने सिर्फ एक दिन काम किया और आप इतना भड़क रही हैं? हम बहुओं का क्या, हम तो हर रोज़ आपके लिए यूं ही बिस्तर लगाती हैं, उठाकर नीचे लाती हैं, फिर हम दोनों बर्तन भी ऊपर ले जाती, नीचे ले जाती, खाना बनाती। हम इंसान नहीं? एक दिन आपके बच्चों ने काम किया, पति ने, तो आपको बुरा लगा? क्यों माँ जी, ऐसा क्यों? हम किसी और की बेटे हैं इसलिए? हाँ माँ जी, हम दोनों किसी और की बेटियां हैं ना, इसलिए आपको हमारा एहसास नहीं है। मैं इतने टाइम से सह रही हूँ, मेरा पति भी दूसरे मुल्क है, तो आप इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं और मैं हमेशा खामोश रही। लेकिन बस आपने जो मेरे साथ किया वही देवरानी के साथ अब हम दोनों बिल्कुल नहीं सहेंगी। बहू, मुझे लगता है कि तुम दोनों सही कह रही हो। मेरे बच्चों ने एक दिन काम किया और मुझे कितना बुरा लगा। शायद तुम दोनों मेरी सकी औलाद नहीं हो, दूसरे घर से आई हो, तो इसलिए मैं तुम दोनों का एहसास नहीं कर रही। बहुओं, मुझे माफ़ कर दो और हम सबको माफ़ कर दो। नहीं नहीं माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, बस हमारे लिए यही काफ़ी है। माँ जी, गर्मी में तो छत पर सोना ठीक है, लेकिन माँ जी खाना तो हम नीचे गर्मी सर्दी खा सकते हैं। दिन में सर्दी में ऊपर बैठकर आप बेशक धूप सेक लीजिए, लेकिन खाना तो कम से कम नीचे ही खा लीजिए ना। इस तरह ससुराल वालों को सब बात समझ आती है। अब बहुएं भी खुश थी और वो अपने परिवार के लिए हंसी खुशी खाना बनाती हैं और ससुराल वाले एक साथ मिलकर बैठकर खाना खाते हैं और इस तरह उन्होंने अपनी छत पर खाने और सोने वाली आदत को छोड़ ही दिया था।